नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष दूरदर्शन द्वारा रचित कहानी हार की जीत लेकर उपस्थित हुई। हार की जीत से यहाँ तात्पर्य है कि व्यक्ति हार के भी जीत जाता है। कई जगह हम देखते हैं कि व्यक्ति अनेक प्रकार के प्रयास करता है जीवन में और उसे जीत नहीं मिलती। कई बार हम असफलता का मुख देखते देखते थक जाते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे जो कर्म है, हमारी जो व्यवहारिकता है, वह लोगों के सामने आते हुए दिखाई देती है, तो उसमें हम हार के भी जीते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर भी कहानी का जो अर्थ है वो इसी और ये अंकित या इंगित करते हुए दिखाई देता है। हम देखते हैं कि कहानी में अनेक प्रकार से लेखक ने सीख देने का प्रयास किया और इन सीखों से इस प्रकार मनुष्य अपना जीवन यापन करता है और जीवन यापन करने के आधार पर वह लोगों का जैसे मन परिवर्तित हो जाता है। मन परिवर्तित होने से भी हम देखते हैं कि व्यक्ति हार के भी एक तरह से जीतता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो पात्र ऐसे हैं जो समय अनुसार या कहानी के अनुसार हार भी जाते हैं और जीतते हुए भी दिखाई देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह एक तरह से समाज के द्वारा या परिवार के द्वारा या स्वयं के द्वारा अंकित होते हुए दिखाई देते हैं। हम कई बार गलत होते हुए भी सही हो जाते हैं और कई बार सही होते हुए भी गलत होते हैं। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं इस प्रकार की अनेक प्रकार से या विविध प्रकार की जो हमारे समाज में या विद्वानों द्वारा या अन्य लोगों द्वारा गठित जो उक्तियां हैं उसका भी यहाँ सार्थक रूप किया है। कहानी का सार, कहानी को तीन भागों में एक तरह से वर्गीकृत किया गया। लेखक ने तीन एक तरह से भागों में ही कहानी को समेटते हुए दिखाई दिए और कहानी में इस प्रकार से पात्र अपना जीवन यापन करते हैं और जीवन यापन करते हुए हम देखते हैं कि पहले मूल्यों को बहुत ध्यान में रखकर लेखक अपनी कहानियों का एक तरह से सार प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते थे, क्योंकि सारी कहानियां सुखांत और दुखांत दोनों रूपों में एक तरह से प्रदर्शित होती हुई दिखाई देती है। सुखांत से यह तात्पर्य है कि कहानी का जो अंत है वह सुखांत रूप में यानी कि सुख रूप में एक तरह से पाठक को, लेखक को या अन्य जो उसे पढ़ रहे हैं एक सुख देता हुआ दिखाई देता है। दुखांत से यह तात्पर्य है कि कहानी का अंत होता है तो वह दुखांत रूप से होता है। दुखांत से जो अंतिम अवस्था है चाहे कहानी की हो या व्यक्ति की हो, उसमें हम देखते हैं कि दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरी कहानी में कोई श्रेष्ठता जो भी निर्धारित किया जाता है अगर वह सुख नहीं दे पा रहा है तो कहानी का जो अर्थ है वह ज्ञापित नहीं हो पाता है, क्योंकि कहानी को दुखांत रूप में अंत नहीं किया जा सकता, ऐसा माना। तो पात्र, कहानी में तीन पात्रों के अंतर्गत एक तरह से पूरी कहानी को रचा। पहला बाबा भारती, दूसरा डाकू खड़क सिंह और तीसरा घोड़ा सुनकर। कहानी में 8 पहर का जिक्र किया है, जिसमें से 3 या 4 पहर में ही एक तरह से हम पूरी कहानी का जो अर्थ है वह ज्ञापित होते हुए दिखाई देता है। बाबा भारती को अपने घोड़े से बहुत प्यार। हम देखते हैं कि अगर कोई भी जानवर या पशु पक्षी व्यक्ति पालता है तो उससे कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो प्रेम की अवस्था है वह कहीं ना कहीं निर्मित होते हुए दिखाई देती है, क्योंकि जानवर प्यार के बदले प्यार लौटाते हुए दिखाई देता है और बाबा भारती उसका बच्चे की तरह ख्याल रखते थे। यह बात पूरा गांव जानता है। जो प्रेम है वह छिपता नहीं है, वह कहीं ना कहीं प्रदर्शित होते हुए दिखाई दे देता है। तो यह पूरी बात या पूरा जो किस्सा है
गांव भर में एक तरह से चर्चित था कि बाबा भारती ने घोड़े से बहुत प्यार। सुल्तान घोड़े के किस्से दूर दूर तक फैले हुए हैं, यानी कि दोनों का किस तरह से संबंध है और उस संबंध में दोनों किस तरह से अपने प्यार की पूर्ति करते हुए दिखाई देते हैं। ये पूरा गांव या अन्य गांव भी इस बात से एक तरह से परिचित थे। डाकू खड़क सिंह को जब यह पता चला तो उससे रुका नहीं गया, क्योंकि कई बार हम जो चीजें देखते हैं सुनते हैं तो मन में और जिज्ञासाएं एक तरह से पनपती हुई दिखाई देती है, और उन जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति उसके समक्ष जाने का प्रयास करता है, तभी उसकी सारी जिज्ञासाएं एक तरह से शांत होते हुए दिखाई देती है। ऐसा ही बाबा भारती और घोड़े सुल्तान का जो प्रेम था वह था, और कहीं ना कहीं दबे स्वरों में यह खड़क सिंह तक भी जाकर पहुंचा। खड़क सिंह के मन में एक तरह से लालच की भावना पनपते हुए दिखाई देती है, और वह बाबा भारती से मिलने के लिए उनके घर में पहुंच जाता है। जब सब इन बातों का एक तरह से जांचता है परखता है तो उसे कहीं ना कहीं और इच्छाएं पनपते हुए दिखाई देती है, और वह पूरी खोजबीन करता हुआ दिखाई देता है। खोजबीन के दौरान उसे सारी बात की एक तरह से तसल्ली होते हुए दिखाई देती है। सुल्तान के बारे में सब पता करके वहां से चला जाता है, यानी कि बाबा भारती के पास जाता है और उनसे पूरी बातों का एक तरह से खुलासा करते हुए चला जाता है। जो जो उसकी सामने इच्छाएं होती हैं जानने की, वह बाबा भारती पूरी करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि बाबा भारती में किसी भी तरह का छल कपट नहीं था, जिसके कारण वह स्वतः ही अपने बारे में और सुल्तान के बारे में बताते हुए चले गए, जिससे खड़क सिंह और ज्यादा चतुर और चालाक अवस्था में आता हुआ दिखाई देता है। कुछ समय बाद दीन दुखी बनकर सुल्तान को धोखे से ले जाते हैं, क्योंकि उसने कोई खबर पहले पूरी तरह से ले ली थी, पर उसे अंजाम देने के लिए उसने 3-4 महीने का एक तरह से सब्र किया कि किसी को उस पर शक न हो कि घोड़े को वही ले गया। इस कारण वह कुछ समय रुक जाता है, और कुछ समय बाद वह अपने आप को एक दीन की अवस्था में, एक दुखिया की अवस्था को धारण करके बाबा के पास पहुंचता है और उसे धोखा देकर एक तरह से ले जाने का प्रयास भी करता है और ले भी जाता है, जिससे बाबा भारती का विश्वास डगमगा जाता है। और खड़क सिंह को वे कहते हैं कि ऐसी जैसा मेरे साथ किया है ऐसा किसी और के साथ मत करना। अगर तुमने किसी और के साथ ऐसा किया तो जो दीन दुखी है, जो असल में दीन दुखी है, एक तो कहीं बनते हुए दिखाई देते हैं और जो वास्तविकता में होते हैं उनके भी कोई मदद नहीं कर। तो बाबा का एक तरह से मन बहुत दुखी हो जाता है, और दुखी रूप में वह अनेक प्रकार से संताप की जो अवस्था है उससे जीते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह से वह अपनी बात बाबा भारती खड़क सिंह को बोलकर एक तरह से चले जाते हैं। खड़क सिंह घोड़ा लेकर चला जाता, पर रास्ते भर वह बाबा भारती की बात को सोचते हुए विचारते हुए दिखाई देता है, और उस सोचने विचारने के आधार पर उसका मन एक तरह से परिवर्तित होते हुए दिखाई देता है, और वह कहीं ना कहीं उसके कानों में बाबा की जो आवाज है वह गूंजते हुए दिखाई देती है कि खड़क सिंह का जो रूप है वह डाकू का था, यानी कि बेबाक था। वह किस तरह से दिन दुखी बनकर आया और सुल्तान को लेकर चला गया, जिससे बाबा भारती का जो विश्वास है वह एक तरह से सभी दीन दुखियों से उठता हुआ दिखाई दिया, यानी कि जो खड़क सिंह ने एक बार कर दिया उसकी छवि कहीं ना कहीं बाबा भारती पर बनती हुई दिखाई देती है। ऐसे ही हमारे जीवन में अगर हम जिस पर विश्वास करते हैं या दीन दुखी हम देखते हैं, हम उन पर
विश्वास कर लेते हैं, पर हमें जब कोई धोखा मिलता है तो हम सभी को एक ही लाठी पर हाँकने का प्रयास करते हैं। हम किसी पर भी विश्वास नहीं करते। अगर वास्तविकता में भी कोई या वास्तविक रूप में भी कोई दुखी है तो हमारे साथ जो बीता हुआ है वह आगे आता हुआ दिखाई देता है, जिससे हमारा मन बहुत ज्यादा कठोर होते हुए दिखाई देता है और सारी सहृदयता का जो भाव है एक तरह से ओझल होते हुए दिखाई देता है, जिसके कारण व्यक्ति कभी भी किसी पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर पाता। यही बातें उसके मन को इस तरह से भेदती हुई दिखाई दी और खड़ग सिंह मध्य रात्रि में, क्योंकि बाबा भारती के घर तो वो आ चुका था और उसे सारी जगह का स्थान का पता भी था, तो वह वहां पर आया और सुल्तान को एक तरह से दोबारा से वहां पर बाबा भारती के यहाँ बांध के आ जाता है और दबे पांव वहां से निकल जाता है। जब बाबा भारती सुबह अपने नियमित समय के अनुसार उठते हैं, यानी कि 4 बजे के आसपास उठते हैं, तो वह देखते हैं उन्हें कोई हलचल से होते हुए दिखाई देती है अस्तबल में और उनका मन एक तरह से वहां की ओर अग्रसर होता है। जब वह सुल्तान को वहां पर देखते हैं तो घोड़े से लिपट कर अपनी संवेदना, अपना प्यार एक तरह से बताते हुए दिखाई देते हैं और उनके मन को इस प्रकार का संतोष होता है कि वह किसी को बदलने में एक तरह से सफल हुए और वहीं खड़ग सिंह भी कहीं ना कहीं मन में ये सोचता है कि मैंने किसी का विश्वास नहीं तोड़ा और तोड़ते तोड़ते मैं बच गया। तो यहाँ पर लेखक ने हार को जीत के रूप में एक तरह से प्रदर्शित होते हुए दिखाई दिया है। यहाँ पर बाबा भारती या खड़ग सिंह दोनों पात्रों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति कई बार हार के भी जीत जाता है और कई बार जीत के भी हार जाता है। तो कहानी का उद्देश्य हमें इस रूप में एक तरह से प्रतीत होते हुए दिखाई देता है कि हमें अपने मानव मूल्यों के आधार पर, अपने शाश्वत मूल्यों के आधार पर हमें किस तरह का जीवन यापन करना होता है। और हम देखते हैं कि वातावरण के अनुसार बाबा भारती ने जिस तरह का वातावरण एक तरह से प्रेरित किया, वो कहीं ना कहीं खड़ग सिंह ठाकुर को भी बदलने में एक तरह से प्रयासरत रहा। धन्यवाद।